हाँ, तो आगे देखिए, वी हैव हैड ग्रेट रिलीजन्स एंड दे हैव हैड इनॉर्मस इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। तो आगे वो रिलीजन को लेकर के कहते हैं कि वी हैव हैड ग्रेट रिलीजन्स, हमारे पास बहुत सारे धर्म हैं। अगर अपन इंडियन कल्चर को देखें तो यहाँ बहुत सारे धर्म हैं। एंड दे हैव हैड इनॉर्मस इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, और मानव जाति पर इन धर्मों का इनॉर्मस इफेक्ट, गहरा प्रभाव हुआ। यट फिर भी, इफ़ आई मे से सो विद ऑल रेस्पेक्ट, यदि मैं सभी के साथ बड़े सम्माननीय तरीके से कहूँ, एंड विदाउट मीनिंग एनी इल टू एनी पर्सन, और किसी के साथ किसी भी प्रकार का बुराई रखते हुए, यानी मेरे मन में कोई किसी भी धर्म के प्रति कोई बुराई नहीं है, तो किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई बुराई न रखते हुए, अगर मैं एक बात कहूँ, दोज वेरी रिलीजन्स इन द मेजर दैट दे मेड द माइंड ऑफ मैन स्टैटिक। तो ये बात उन्होंने सभी धर्मों के लिए कही, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं, जिससे किसी धर्म को कोई गलत फील हो। क्या बात उन्होंने कही कि दोज वेरी रिलीजन्स इन द मेजर दैट दे मेड द माइंड ऑफ मैन स्टैटिक, कि जितने भी धर्म हैं एक निश्चित पैमाने पर उन सभी धर्मों ने आदमी के दिमाग को स्थिर किया है। दिमाग को स्थिर करने का मतलब कि एक विशेष प्रकार की सोच में उन्हें बांध के रखा है। डॉगमेटिक, आदमी को हठ धर्मी किया है। एंड बिगोटेड, और धर्मों ने ही आदमी को धर्मांध किया है। तो ये उन्होंने सभी धर्मों के लिए कही है, और एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है। हैव हैड टू माई माइंड एन ईविल इफेक्ट, और इसकी वजह से मेरे दिमाग पर भी एक गहरा प्रभाव हुआ है। द थिंग्स दे सेड मे बी गुड, बट व्हेन इट इज क्लेम्ड दैट द लास्ट वर्ड हैज़ बीन सेड, द थिंग्स दे सेड मे बी गुड। वो ये कहते हैं कि अगर कोई धर्म के बारे में ये कहता है तो धर्मों में अच्छी बातें भी होती हैं, मे बी गुड, बट व्हेन इट इज क्लेम्ड दैट द लास्ट वर्ड हैज़ बीन सेड, लेकिन अगर कोई धर्म इस तरीके का दावा करता है कि लास्ट वर्ड हैज़ बीन सेड, यानी अंतिम रूप से जो उसने कहा है वही सत्य है, अगर इस तरीके का दावा करता है, सोसाइटी बिकम्स स्टैटिक, तो इसका मतलब जो समाज होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। द इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स और रेस और नेशन मस्ट नेसेसरली हैव अ सर्टेन डेप्थ। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर कोई व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्तिगत मनुष्य की बात करें, रेस जाति की बात करें, नेशन किसी राष्ट्र की बात करें, मस्ट नेसेसरली हैव अ सर्टेन डेप्थ, तो इन सभी के पास निश्चित रूप से कुछ न कुछ गहराई होनी चाहिए। गहराई का मतलब कि जो आपके आदर्श हैं, आपकी जो संस्कृति है, वो इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि आपको डर लगे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आपके पास आ भी गया तो उससे आपकी संस्कृति को प्रभावित कर जाए। तो इस तरीके की गहराई की बात करिए। एंड सर्टेन रूट्स समवेयर, और जो आपकी संस्कृति है उसकी कहीं ना कहीं जड़ें जमी होनी चाहिए। दे डू नॉट काउंट फॉर मच अनलेस दे हैव रूट्स इन द पास्ट। दे डू नॉट काउंट फॉर मच, उनकी गिनती तब तक नहीं की जा सकती अनलेस दे हैव रूट्स इन द पास्ट, जब तक उनकी जड़ें अतीत में गहरी ना हो। तो यानी कोई भी संस्कृति है तो वो संस्कृति अपने आप को या उसकी खुद की अपनी गिनती हो ही नहीं सकती जब तक कि उसकी खुद की जड़ें बहुत गहरी नहीं हो, यानी उसके जो पास्ट की जड़ें हैं वो गहरी नहीं हो। विच पास्ट इज आफ्टर ऑल द एक्यूमुलेशन, और ये जो पास्ट होता है यानी जो आपकी जो अतीत है, आपका जो संस्कृति का अतीत है, इज आफ्टर ऑल द एक्यूमुलेशन, कि ये कुल मिलाकर के संचय होता है ऑफ जनरेशन्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि जो आपकी पीढ़ियों का संचय, पीढ़ियों का जो अनुभव रहा है, तो उस अनुभव का एक तरीके से ये संचय होता है। एंड सम टाइप्स ऑफ विजडम, या एक तरीके से ये कहें कि एक प्रकार के ज्ञान का ये संचय होता है। तो जो आपके कल्चर है, जो उस कल्चर का पास्ट है, तो उसे आप दो तरीके से मान सकते हैं कि या तो ये आपकी बहुत सारी जो पीढ़ियाँ पीछे गुजर गई हैं, ये उनके अनुभवों का संचय है, ये उनके अनुभवों का निचोड़ है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सम टाइप्स ऑफ विजडम, कि यही एक प्रकार की बुद्धिमानी है। इट इज़ एसेंशियल दैट यू हैव दैट, और ये बहुत आवश्यक है कि आपके पास इस प्रकार का पास्ट होना चाहिए। तो ये सभी
रिलीजन के बारे में समझ लें, चाहे संस्कृति के बारे में समझ लें, सबके लिए उन्होंने ये कहा है कि आपके पास इस तरीके का कोई पास्ट होना चाहिए। अदरवाइज यू बिकम जस्ट पेल कॉपीज ऑफ समथिंग, अदरवाइज यू जस्ट बिकेम, अन्यथा आप बन करके रह जाएंगे पेल कॉपीज ऑफ समथिंग, एक तुच्छ नकल बन करके रह जाएंगे। विच हैज़ नो रियल मीनिंग, एक इस प्रकार की नकल बन करके रह जाएंगे जिसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। टू यू, तुम्हारे लिए, एज एन इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप, ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही सामूहिक रूप से, जिसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखें, अगर आप सामूहिक रूप से देखें आपकी जो संस्कृति है, तो आपकी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होनी चाहिए। संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपको डर नहीं लगना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आकर के उसे प्रभावित कर जाएगा। और ये जो जड़ें गहरी होने की बात करी जा रही है, इसका मतलब कि जो पीढ़ियों का एक्सपीरियंस है वो बहुत गहरा होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास जो नॉलेज है वो बहुत गहरा होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, लेकिन आपके पास पास्ट होना चाहिए। अब इसके दूसरी ओर अगर अपन सोचें तो उसको देखें, तो ऑन द अदर हैंड वन कैन नॉट लिव इन रूट्स एलोन। अब यहाँ उन्होंने दूसरी बात करी है कि आपकी जड़ें गहरी हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति बाहर से आता है, अगर आप ये सोचें कि ये मेरी जड़ें हिला जाएगा, आपकी संस्कृति को बिल्कुल गहराई से प्रभावित कर जाएगा, तो इतना डर भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड वन कैन नॉट लिव इन रूट्स एलोन, कि कोई भी व्यक्ति केवल जड़ों में तो जीवित नहीं रह सकता। वन कैन नॉट लिव, कि कोई भी जीवित नहीं रह सकता इन रूट्स एलोन। इसे आप किस तरीके से देखें कि उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जड़ों में, तो यहाँ जड़ों का मतलब क्या है? इवन रूट्स विदर अनलेस दे कम आउट इन द सन एंड द फ्री एयर। इवन रूट्स विदर, कि जड़ें भी तो मुरझा जाती हैं। कब मुरझा जाती हैं? अनलेस दे कम आउट इन द सन, कि यदि उन्हें सूर्य की रोशनी में नहीं लाया जाए, तो यदि वे सूर्य की रोशनी में नहीं आती तो जड़ें मुरझा जाती हैं। इसका मतलब सीधे सीधे कि अगर किसी की जड़ निकली है और अगर उसका जो पौधा है अगर वो ऊपर नहीं निकला तो वो जड़ें ख़त्म हो जाती हैं। एंड द फ्री एयर, अगर उसे फ्री एयर नहीं मिल रही तो भी वो जड़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। बात बहुत गहरी है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओनली देन कैन द रूट्स गिव यू सस्टेंस। जो जड़ें होती हैं केवल आपको तभी पदार्थ दे सकती हैं, आप ये समझ लें कि जड़ें आपको तभी कुछ दे सकती हैं। ओनली देन कैन देयर बी अ ब्रांचिंग आउट, और केवल तभी कब दे सकती हैं? जब इनकी जो शाखाएं हैं वो बाहर फूटती हैं। एंड अ फ्लावरिंग, और जब इनमें फल फूल उगते हैं। तो कोई भी जो जड़ होती है अगर वो जड़ रहे केवल और वो सूर्य की रोशनी में नहीं आए, फ्री एयर में नहीं आए, तो तब तक, या आप ये कह सकते हैं कि जब तक उसमें कोई शाखा नहीं निकलती, जब तक उसमें कोई फल फूल नहीं लगते, तो इसका मतलब वो जड़ भी बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। हाउ देन आर यू टू बैलेंस। अब आपको सोचना है, यहाँ उन्होंने दोनों बातें कह दी। आपको क्या सोचने के लिए कहा कि हाउ देन आर यू टू बैलेंस, आपको इन दोनों में कैसे बैलेंस करना है, इन दोनों में कैसे संतुलन करना है। दीज टू इसेंशियल फैक्टर्स, इन दो मूलभूत कारकों में, इन दो आवश्यक कारकों में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है। बिकॉज सम पीपल थिंक, कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं, अ ग्रेट डील अबाउट द फ्लावर्स एंड द लीव्स ऑन द ब्रांचेस, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लावर्स के बारे में सोच सकते हैं, पत्तियों के बारे में सोच सकते हैं। फॉरगेटिंग दैट दे ओनली फ्लावर्स बिकॉज देयर इज अ स्टाउट रूट टू सस्टेन देम, और वो ये भूल जाते हैं कि इसके नीचे एक जड़ भी होती है, एक कठोर जड़ भी होती है। तो वो केवल पत्तियों की बात करते हैं, कठोर जड़ को भूल जाते हैं। अदर थिंक सो मच ऑफ द रूट्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल जड़ों की बात करते हैं। दैट नो फ्लावर और लीव्स और ब्रांचेस आर लेफ्ट, उनके लिए कोई भी फूल, कोई भी पत्ती, कोई भी शाखा बची नहीं होती। देयर इज ओनली अ थिक स्टेम समवेयर, उनके लिए केवल एक प्रकार का मोटा तना कहीं होता है। सो द क्वेश्चन इज हाउ वन इज टू अचीव अ बैलेंस। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे किसी एक व्यक्ति को इन दोनों में संतुलन प्राप्त करना है। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा पैराग्राफ है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ सीधे सीधे उन्होंने आपसे ये कहा है कि अगर कोई जड़ है, जब तक वो ऊपर नहीं आती, तो आप अपने आप को एक तरीके से एक पौधा मानिए, आप अपनी संस्कृति को एक तरीके से एक पौधा मानिए। कि अगर आप दूसरी संस्कृति से नहीं मिलते, दूसरी संस्कृति की चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो संस्कृति है
वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ दोनों तरीके से आदान प्रदान होता है। जिस तरीके से यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है पेड़ का, कि जो जड़ होती है अगर वो सूर्य की रोशनी में नहीं आती तो वो जड़ ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती। इसका मतलब जब वो सूर्य की रोशनी में आती है तो सूर्य की रोशनी से उसे भी कुछ प्राप्त होता है और वो भी उन पत्तियों को कुछ देती है। तो ठीक इसी तरीके से एक संस्कृति, लेकिन फिर भी जो जड़ होती है वो कभी भी अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती। तो ठीक इसी तरीके से आप एक संस्कृति को भी समझ सकते हैं कि आपको अपनी जड़ें गहरी रखनी है, लेकिन जो भी आवश्यक है, जो बहुत ज़रूरी है, उसका आदान प्रदान होते रहना चाहिए। तो संस्कृतियाँ कभी भी स्थिर नहीं होती। आप ये सोच करके दूसरी संस्कृति का विरोध नहीं कर सकते कि उस संस्कृति की सारी बातें खराब हैं, और ये सोच करके अपनी संस्कृति की बड़ाई नहीं कर सकते कि आपकी संस्कृति की सारी बातें बहुत अच्छी हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डज कल्चर मीन सम इनर ग्रोथ इन द मैन। फिर उन्होंने बताया कि क्या संस्कृति का मतलब कुछ आंतरिक विकास होता है एक आदमी के अंदर। तो उन्होंने इसके लिए कहा कि ऑफ कोर्स इट मस्ट, हाँ ये होता है, संस्कृति का मतलब आपका आंतरिक विकास होता है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि डज इट मीन द वे ही बिहेव्स टू अदर। क्या संस्कृति का मतलब दूसरे व्यक्तियों से आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं ये होता है। तो इसका जवाब उन्होंने दिया सर्टेनली इट मस्ट, हाँ ये भी होता है संस्कृति का मतलब। डज इट मीन द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड टू अदर पर्सन। क्या संस्कृति का मतलब दूसरे व्यक्तियों को समझना होता है। तो इसका भी उन्होंने उत्तर दिया आई सपोज सो, कि हाँ ऐसा ही होता है। और डज इट मीन द कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड बाई द अदर पर्सन। और क्या संस्कृति का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाएं कि अन्य व्यक्तियों की आप समझ में आ जाएं। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि आई सपोज सो, कि हाँ मेरे ख्याल से ऐसा भी होता है। इट मीन्स ऑल दैट, इसका मतलब संस्कृति का मतलब ये सब कुछ होता है।